हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोगों का जो टॉपिक है, जो पिछला वीडियो हमने 12th के लिए पोस्ट किया था, क्लास 12th के लिए, उसी के आगे का है। पिछले वीडियो में मैं थोड़ा सा 2 मिनट में आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ पिछले वीडियो का क्या था। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो देखा था 12th क्लास में, वो पढ़ा था हम लोगों ने कि एक्चुअली चार्ज क्या है, चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टी है और चार्ज का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। इट मीन्स दैट इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस वीडियो को देखिए। और उसके जस्ट बाद जो है, जब हम लोगों ने चार्ज के बारे में पढ़ लिया, जैसे किसी के बारे में जब हम लोग किसी के बारे में इंट्रोडक्शन जब किसी का मिल जाता है तो हम उसके बारे में और जानना चाहते हैं। तो जब हम लोगों ने चार्ज को जाना, चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ा, जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा, तो अब उसके बाद ये बात आती है कि चार्ज के कारण और क्या क्या इफेक्ट हो सकता है। तो सबसे बड़ा योगदान, जो सबसे बड़ा, यानी आप कह सकते हो द मोस्ट कंट्रीब्यूशन in electrostatic physics that is given by the कूलाम, यानी वो कूलाम के द्वारा दिया गया। कूलाम ने एक ऐसा ला दिया जिसको हम लोग कूलाम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। कूलाम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब कूलाम का स्थिर वैद्युतिकी का नियम। अगर हिंदी में जो बच्चे मतलब हिंदी में जाने तो उसको हम लोग कहते हैं कूलाम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मतलब कूलाम का स्थिर वैद्युतिकी का नियम। देखिए, कूलाम की इंपॉर्टेंस वही है जो इंपॉर्टेंस हमारे मैकेनिक्स में न्यूटन की है। मैकेनिक्स में जो काम न्यूटन ने किया है वही काम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलाम ने किया है। कूलाम एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं का नाम है, उन्हीं के नाम पर जो उन्होंने ला दिया था, उस लॉ को हम लोग जो है कूलाम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के हिसाब से इनका जो लॉ था वो था कि दो चार्ज के बीच फोर्स कैसे लगेगा। अगर दो चार्ज एक दूसरे से कुछ दूरी पर है तो उनमें जो फोर्स, जो बल लगता है, वो बल कैसे लगेगा, ये कूलाम ने कहा था। तो कूलाम ने ये कहा था कि अगर दो चार्ज, इफ टू चार्ज प्लेस्ड एट डिस्टेंस आर, मतलब अगर दो चार्ज एक दूसरे से आर दूरी पर हैं तो उनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक चीज यहां ध्यान रखिए, दैट फोर्स मे बी रिपल्सिव मे बी अट्रैक्टिव। क्यों? अब रिपल्सिव क्यों, अट्रैक्टिव? जब सेम चार्ज होंगे तो रिपल करेंगे और जब अपोजिट चार्ज होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। तो उन्होंने कहा द रिपल्सिव यानी प्रतिकर्षण और द अट्रैक्टिव मतलब आकर्षण, द रिपल्सिव एंड अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू चार्जेस is directly proportional to the magnitude of charge and inversely proportional to the square of distance between them। ध्यान से समझिए, यानी तो उन दो चार्जों के बीच जो फोर्स लगेगा वो उनके मैग्नीट्यूड, यानी जो चार्ज के मैग्नीट्यूड है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी उसके इनवर्सली, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसीलिए इसका एक नाम और भी होता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्या कहते हैं? इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये भी आपको याद रखना है, नहीं तो कहीं आ जाए कि इनवर्स स्क्वायर लॉ तो आप सोचो ये क्या आ गया। तो इसको बेटा कहते हैं, एक बार कहते हैं हम लोग इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो अगर हम इन दोनों पॉइंट को कंबाइन करें, अगर हम ध्यान से देखिए, अगर हम इन दोनों पॉइंट को कंबाइन करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब आप लोग जैसा कि पढ़ते हुए चले आए हैं कि ये जो प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट होता है, इसको हटाने के लिए, ये जो प्रोपोर्शनलिटी होती है, इस साइन को हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट लाते हैं और यहाँ पर जो ये कांस्टेंट है ये K है। क्या है? K है। और K की जो वैल्यू है वो होती है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यानी जो K का मान है वो 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। देखिए, ये तो पूरे K का मान है, लेकिन K सही है क्या? K इज इक्वल टू, यानी K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एक नई चीज आई है आपके लिए इस 12th क्लास में, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट, इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस
हिंदी में इसे कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है एप्सिलॉन नॉट, 4 से आप परिचित हो, पाई 3.14 है। तो ये हो गया आपका, इसकी वैल्यू केवल और केवल इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये केवल और केवल इसकी वैल्यू होती है। अच्छा, अगर अब हम लोग इसकी जगह पर इस के प्लेस पर हम लोग अब इसको रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। तो इससे ये क्या हो जाएगा आपका, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जहां F फोर्स है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आप अभी जानते हो, मैंने बताया एप्सिलॉन नॉट जो है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, जिसको हम लोग निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। Q1 Q2 अमाउंट ऑफ चार्ज है, R उनके बीच की डिस्टेंस है, ये एयर में है। अगर ये दोनों चार्ज एयर में है तो एक चीज यही मैं आपको और क्लियर कर दूं कि इनकी डायरेक्शन क्या होगी, फोर्स की डायरेक्शन होगी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू द चार्ज, मतलब कि जो लाइन इनको ज्वाइन कराती है, इनको आपस में जोड़ती है, इसी के डायरेक्शन में होगी, मतलब अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो जो चार्ज इस फोर्स इसके कारण लगेगा उसकी दिशा यहाँ होगी, और जो फोर्स इसके कारण से लगेगा उसकी डायरेक्शन यहाँ होगी। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, यानी अलोंग द लाइन, मतलब जो लाइन इनको जोड़ती है उसी के डायरेक्शन में। तो ये फाइनल चीज निकल कर आया कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आई थिंक यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है कि अगर हम इस चार्ज को एयर के बजाय किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखते, अब देखिए एक यहाँ नया वर्ड आया, डाइलेक्ट्रिक, हिंदी में कहते हैं परावैद्युत, डाइलेक्ट्रिक या हिंदी में कहते हैं परावैद्युत। इसका मतलब होता है बेटा कि एक इंसुलेटर, मान लो आप उसको किसी ऐसे मीडियम में रख दो जो इंसुलेटर है, लाइक दैट ऑयल, तेल में रख दीजिए आप, एयर के अलावा और किसी मीडियम में तेल में रख दीजिए, या आपका अल्कोहल है उसमें उठा के रख दीजिए, कहीं रख दीजिए। तो ये क्या, अगर मान लो हमने ऐसे मीडियम में रखा जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब परावैद्युतांक, यानी वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए कितना एक्टिव है, उसी को हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। वो अगर उसका के हो, अब आप लोग एक चीज ध्यान रखिए, ये जो है वो के, इस के का मान यहां पर जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, और ये जो के है कैपिटल के, इसका मान उस मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल होगा। कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, समझे? वो कांस्टेंट था ये, लेकिन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जैसे एयर के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है, इसलिए यहां नहीं रखा गया। और इसको के का कहां से आया है ये अभी हम लोग आगे करेंगे। ये दरअसल जो के होता है ना बेटा, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और उस मीडियम के परमिटिविटी के रेशियो के इक्वल होता है। यानी जो फ्री स्पेस का मतलब वो है परावैद्युतांक, और जो उस मीडियम का परावैद्युतांक है उसके इक्वल होता है, यानी एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू के होता है। अभी एक्सप्लेन करेंगे। तो ये जो के होता है ये सही एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। अभी एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन उस मीडियम का जो है वो है, क्या कहते हैं, ये परमिटिविटी, वो मीडियम कितना इलेक्ट्रिसिटी के लिए वो एप्सिलॉन है, और एप्सिलॉन नॉट जो है वो एयर का है। इन दोनों का जो रेशियो है वो आपका क्या होता है कि के इक्वल होता है। ये दरअसल के का कॉन्सेप्ट है। अब इसी का एक फॉर्म और है जिसे हम लोग वेक्टर फॉर्म कहते हैं। वेक्टर फॉर्म में कुछ नहीं, ये भी कूलाम्स लॉ ही है, उसका ये वेक्टर फॉर्म है। वेक्टर फॉर्म क्या होता है, मान लीजिए क्योंकि फोर्स है तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो हमको उसको वेक्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। तो वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मान लीजिए कि रेफरेंस पॉइंट है O, रेफरेंस पॉइंट है, यहां से इसका कोऑर्डिनेट R1 है, यहां से इसका कोऑर्डिनेट क्या है R2। आप इसको इसकी अगर आप 11th क्लास का वेक्टर आपको याद हो तो आप इसको कह सकते हैं पोजीशन वेक्टर R1, पोजीशन वेक्टर R2। चूंकि ये दोनों वेक्टर का इनिशियल पॉइंट यही है, तो ये जो थर्ड लाइन इनको ज्वाइन करा रही है वो इन दोनों के रिजल्टेंट के इक्वल होगी। ये आपको पढ़ाया गया है 11th क्लास में वेक्टर एडिशन लॉ में, समझे? तो ये जो ये लाइन होगी ये R21 होगी। R21 का मतलब
इसके रिस्पेक्ट में R2 माइनस R1, और अगर हम इस Q1 चार्ज के रिस्पेक्ट में देखें तो Q1 का जो पोजीशन वेक्टर जो वो होगा R1 माइनस R2। अगर आप इन दोनों चीजों को देख रहे हो ध्यान से तो R21 इज इक्वल टू माइनस R12 इज इक्वल टू माइनस R21 है। ये वेक्टर का है बेटा, ये वेक्टर का है। वेक्टर से आप ऐसे भी जान लीजिए कि अगर आप ध्यान से देखिए इस चीज को तो ये क्या है R21। इसको पहले समझना सीखिए कि इसका पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू वन के रिस्पेक्ट में इसका Q2 का पोजीशन वेक्टर जो होगा वो होगा R21 इज इक्वल टू R2 माइनस R1। अच्छा, अगर हम इसका देखें तो R1 माइनस R2। अगर आप यहां माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां माइनस पहले कॉमन ले लीजिए तो ये क्या हो जाएगा R2 माइनस R1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू R21। यही चीज यहां लिखी गई है कि R12 इज इक्वल टू माइनस R21। अच्छा, ये बताइए एक चीज आपको क्लियर होगा, आपने एक पढ़ा हुआ है, अब हमें लगता है इधर नहीं कोई दिक्कत है। आपने एक चीज पढ़ा हुआ है किसी का भी जो यूनिट वेक्टर होता है वो उस वेक्टर और उसके मॉड के क्या होता है, इक्वल होता है। उस वेक्टर और उसके मॉड के क्या होता है, इक्वल होता है। मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, मॉड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। ये थोड़ा सा 11th की चीज है। अगर आप तो यहां से हम इस वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, इसको वेक्टर A इज इक्वल टू मॉड ऑफ A, मतलब यूनिट वेक्टर A इंटू मॉड ऑफ A। बस यहां कुछ नहीं कहा गया है। द फोर्स ड्यू टू चार्ज Q1 ऑन चार्ज Q2, ध्यान से समझिए, ड्यू टू चार्ज Q1, इसके कारण से इस पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो होगा F21। इसको पढ़ना सीखिए, F21 यानी फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू चार्ज 1, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R21। R21 क्या है, इसके रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन वेक्टर है, इसकी डिस्टेंस है, एक्चुअल डिस्टेंस इसके बीच की है, वो क्या है R21 है। एंड यूनिट वेक्टर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो जो F वेक्टर का पोजीशन था वो इसके साथ क्या हो गया, चेंज हो गया। वही काम यहां भी किया गया, ड्यू टू Q2 Q1 पर कितना होगा 1F2, ड्यू टू Q2 Q1 पर कितना होगा 1F। सारी चीजें वही रहेंगी, केवल पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहां पर R12 यानी इसके रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन क्या है R12 का स्क्वायर इंटू वेक्टर R R12 यूनिट वेक्टर है। अगर हम दोनों को इक्वेट करें तो सारी चीजें वही हैं, केवल और केवल क्या चेंज हो रहा है, इन दोनों का पोजीशन वेक्टर। और आप जानते हैं पोजीशन वेक्टर जब चेंज हुआ तो F12 इज इक्वल टू माइनस F1, F21 इज इक्वल टू माइनस F12, F21 इज इक्वल टू माइनस F12। मतलब क्या इसका निकल कर आया कि एक के कारण दूसरे चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है, लेकिन डायरेक्शन में क्या होता है, अपोजिट होता है। मैग्नीट्यूड में इक्वल है वेक्टर फॉर्म में, लेकिन डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट है। तो ये कूलॉम लॉ और उसका वेक्टर फॉर्म है। एक चीज और है, कभी कभी पूछा जाता है जिसको कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ द फोर्सेस, और यू कैन से दैट आप अध्यारोपण का सिद्धांत भी उसको कह सकते हैं। उसके हिसाब से क्या है कि अगर मान लो कई फोर्स हो, कई चार्ज हो, जैसे Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, और ये ऐसे सब आपस में लगे हुए हैं, तो इनके कारण किसी एक पर फोर्स क्या होगा, इनके कारण से किसी एक पर फोर्स क्या होगा, तो इनके वेक्टर सम के क्या होगा, इक्वल होगा। वेक्टर सम आप लोग जानते हो पैरेललोग्राम लॉ, यानी ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ चार्ज ड्यू टू द मल्टीपल नंबर ऑफ चार्ज will be equal to the vector sum of the forces applied by the each charge। मतलब एक चार्ज के जो अलग अलग चार्जों के कारण फोर्स होंगे उनके वेक्टर सम के इक्वल होंगे। वेक्टर सम आप लोग जानते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ द फोर्सेस, आप यू कैन से दैट चार्ज के कारण फोर्स का है, और ये आपका कूलॉम्स लॉ का जो है वो वेक्टर फॉर्म है और कूलॉम्स लॉ है।
आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया हो। थैंक यू।